आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जयनाज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, वो कौन से एवेन्यूज़ हैं जो प्रोमिनेंट एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, और क्या उनकी जो है वो कहते हैं ना कि क्या इनकी ऑथेंटिसिटी है। साथ ही साथ जो है हम उनकी अर्निंग्स के हवाले से भी बात करेंगे कि कंपैरिजन अगर हम करें किसी भी एवेन्यू के हवाले से तो जो है उनकी क्या अर्निंग्स होंगी। और आज हम जिन एवेन्यूज़ के हवाले से बात करना जा रहे हैं, जी हाँ, एक तो स्टॉक मार्केट जो जाहिर है जो हम सबको पता है, हम सब उसके ऊपर रोज़ ही बात कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जो है रियल एस्टेट, जी हाँ, रियल एस्टेट भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। और इसमें भी कुछ टाइम पहले जो है हम इसमें देख रहे थे कि डाउनफॉल था, और उस तरह से ज़ाहिर है क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जो है ये जो सेक्टर है इसको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ आया। तो जो है जो एक सेव इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों ने जो है फिर ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट को देखा। लेकिन आज हम प्रोग्राम में डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि अगर हम एनालिसिस करें स्टॉक मार्केट और जो है रियल एस्टेट का, तो सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है किस एवेन्यू में है, किस साइट पर है, किस सेक्टर में है। और साथ ही साथ जो है जो लीगल चीज़ें होती हैं, जो उनकी जो वो कहते हैं ना कि लाइक हम किसी भी एवेन्यू में जा रहे होते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंटेशंस और लीगल ऑथेंटिसिटी कितनी होती है, उसके हवाले से भी आज हम इस प्रोग्राम में जो है डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के ऊपर। और उसके साथ ही साथ जो है क्या थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड मींस के अक्सर हम ये सुन रहे होते हैं कि भाई इसमें फ्रॉड होता है, तो किस में कितना फ्रॉड है और जो है कितना जो है हम इस चीज़ को जो है किस तरह से लेके चल सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं उससे हम सेफली अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है बूस्ट कर सकें। कौन सा ऐसा एवेन्यू है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इन दोनों एवेन्यूज़ के ऊपर। जी हाँ, और आज हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं, जी हाँ, डॉक्टर मुबशिर रज़ा साहब, जिनकी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। साथ ही साथ वो ऑथर भी हैं, साथ ही साथ वो लॉयर भी हैं। तो लॉयर होने के साथ साथ जो है वो जाहिर सी बात है जो कानूनी चीज़ें हैं, जो लीगल चीज़ें हैं उसके हवाले से भी वो बहुत अच्छा जो है हमें गाइड कर सकेंगे। क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है, थोड़ा सा जो है ऑब्वियसली जो वॉर सिनेरियो है उसमें डाउनफॉल की तरफ है, तो लोगों का माइंड सेट जो है किसी और एवेन्यू की तरफ भी डाइवर्ट होता है। तो रियल इस्टेट की तरफ जो लोग अगर जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर उनको यहीं पर ही जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये सारे डिस्कशन भी हम आज के शो में करेंगे, जी हाँ। और अपने गेस्ट को वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर अब मुझे ये बताएं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट को, क्या जो है थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या डिफरेंस है, अभी कौन सा एवेन्यू जो है इस वक्त। थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि डिटेल में जो है हम बात करें आज के प्रोग्राम में इन दोनों एवेन्यूज के हवाले से, थोड़ा कंपैरिजन भी करें हम। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा सा हम डिक्लाइनिंग मोड पे हैं, अगर स्टॉक मार्केट की तरफ से भी देखें, क्योंकि जाहिर सिनेरियो ऐसा है
तो क्या इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट की तरफ भी जा रहे हैं, बट रियल एस्टेट अभी कुछ टाइम पहले जो है वो डाउनफॉल की तरफ था, तो क्या उसमें भी कोई पॉजिटिव बूम आया है, नहीं आया है, या कोई फेक बूम है जो है हमें क्या कहते हैं हमारे सराउंडिंग में जो हम सुन रहे हैं? तो ये सारी पिक्चर जो है मैं चाहूंगी कि आज इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आप हमारे नाजरीन तक जो है उसको क्लियर करें। देखिए नादिया, ये हम्म। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेट किया है जी। और ये काबिल तारीफ टॉपिक है क्योंकि लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। नेशनल इकोनॉमी को भी ज़रूरत है इसकी और आम आदमी को भी ज़रूरत है। तो बिल्कुल। पहले मैं शुरू करूंगा प्रॉपर्टी की। मैं प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे बात करना शुरू करूंगा। प्रॉपर्टी में लीगल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। राइट। देखिए, प्रॉपर्टी के मामला जो गवर्न होते हैं वो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और सही। लिमिटेशन एक्ट, हम्म। 4 कवानीन के तहत ज्यादातर पार्ट मामला जो हैं प्रॉपर्टी बिल्कुल। के गवर्न होते हैं, मेनली जो हैं। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्लियर कट ये चीज मेंशन है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन, उसकी बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है बुनियादी तौर पे कि मुश्तरी होशियार बाश, यानी बायर बी अवेयर। हम्म। बायर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि वो उसी की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसका टाइटल सही है, उसका पोजीशन सही है, उसके अंदर कोई जो सेलर है उसमें कोई केसेस तो नहीं है, हम्म। कहीं पे प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो पहले क्रिएट नहीं किया गया है। अब ये सही। इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन है कि जो आम आदमी की तो बहरहाल बस से बाहर है, क्योंकि कहाँ से आदमी मालूम कर सकता है कि बिल्कुल। कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं है हम्म। और कभी किसने मॉर्गेज तो नहीं कराया था, वहां से नहीं जो निकला था। मॉर्गेजिंग की भी यहाँ बहुत सी तरीके हैं पाकिस्तान में। जरूरी नहीं कि बैंक को ही मॉर्गेज कराया हो कि फाइल वहाँ मॉर्गेज हो गई है जो है, लोग हम्म। प्राइवेटली मॉर्गेज करा देते हैं और उसके बाद केसेस में फंस जाते हैं। अच्छा। अच्छा, तो ये तमाम चीजें मालूम करना एक बहुत ही लंबा और तकलीफ दे अमल होता है बिल्कुल। और इसी वजह से मेरे बहुत से जानने वाले मेरे क्लाइंट्स बहुत सी परेशानियों का शिकार प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं जो है। सही। अच्छा, आमतौर पे हमने एक और चीज देखी कि ब्रोकर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर कहते हैं कि जी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। के अंदर ब्रोकर्स आमतौर पर लोगों को ये सजेस्ट कर देते हैं हम्म। कि जी टैक्स से बचने के लिए कि जी आप जनरल पावर पे प्रॉपर्टी रखें और कोई जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन कराने की। तो मैं हाँ। ये बता दूं, लोगों को मालूमात नहीं होती हैं ज़्यादा कि करेक्ट। तमाम ज़मीनें जो हैं पूरे सिंध की सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मिल्कियत होती हैं। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही ज़मीन देता है, चाहे वो केडीए को दे, केएमसी को दे, किसी सोसाइटी को दे, डीएचए को दे, वो हम्म। अलॉटमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ही होती है। और जो रजिस्ट्रेशन होती है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही एक कालिंदा होता है, रजिस्ट्रार, जो कि रजिस्टर करता है प्रॉपर्टी को। जब तक कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रॉपर्टी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर नहीं कराते हैं उस वक्त तक आपका अलॉटमेंट पक्का नहीं होता। ये सोच लेना कि जी केडीए का अलॉटमेंट लेटर है या डीएचए का अलॉटमेंट लेटर है तो ये काफ़ी है, या जनरल पावर है ये काफ़ी है, तो ये काफ़ी बिल्कुल नहीं होती जो है। क्योंकि जनरल पावर में भी बड़ी गड़बड़ होती है कि अगर आदमी जिसने जनरल पावर दी है उसका इंतकाल हो जाए, या वो मुल्क से बाहर चला जाए, हम्म। या वो मेंटली अनसाउंड हो जाए, तो जनरल पावर ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। अच्छा। उस सूरत में सिवाय इसके जो आदमी जिसने जनरल पावर ली है किसी से, उसके हम्म। पास कोई रास्ता नहीं रहता सिवाय इसके कि वो कोर्ट्स के अंदर जाए और जा करके सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो है केस फाइल करे और कोर्ट से डिक्लेयर कराए कि मैं इस प्रॉपर्टी का जेन्युइन ओनर हूँ। और ये एक इतना लंबा काम होता है कि इसमें काफी अरसा लगता है और काफी खर्च हो जाता है लोगों का पैसा जो है, और वकीलों के पीछे अदालतों में उनको ख्वार होना पड़ता है। तो हम्म। इसलिए जरूरी है, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वो जैसे ही प्रॉपर्टी कुछ परचेज करें उसको रजिस्टर करवाएं और ब्रोकर्स की बात बिल्कुल ना मानें। अच्छा, हाँ, सही है। दूसरी जानेब अगर हम देखें तो जब आप रजिस्टर करा लेते हैं तो रजिस्टर कराने के बाद आपको इश्तेहार देना जरूरी होता है।
और ताकि इश्तिहार भी साथ लगे। आमतौर पर ब्रोकर ये भी कोशिश करते हैं कि इश्तिहार को अवॉइड कर देते हैं, अपने ही मैगज़ीन में लगा देते हैं इश्तिहार, कहते हैं जी ये काफ़ी हो गया। जबकि इश्तिहार के वो काउंट ही नहीं होता जब मैगज़ीन में उनका इश्तिहार लगता है, जब ब्रोकर अपनी मैगज़ीन निकालते हैं जो है। इश्तिहार आना चाहिए किसी बड़े सर्कुलेटेड, कम से कम 3 न्यूज़पेपर्स के अंदर, बड़े सर्कुलेटेड। जैसे मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर मशहूर है, डॉन है या न्यूज़ है, हाँ उर्दू का जंग है, या उसके अलावा दूसरा कोई मशहूर न्यूज़पेपर हो उर्दू का, उसके अंदर आना चाहिए। इस तरीके से एक आध सिंधी अखबार में भी देना चाहिए, जैसे काविश है या हाँ, इबरत है, सही सही। जो कि मारूफ अखबार है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा, आमतौर पर लोग गलती ये करते हैं कि ब्रोकर्स की वजह डिपेंड कर लेते हैं और वकील को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जबकि असली उसूली तौर पे वकील को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर इश्तिहार दे अपनी कंपनी की तरफ से कि जी मेरी कंपनी, मेरे क्लाइंट ने ये चीज़ परचेज की और ये बेची है जो है, ताकि वो एक एस्टेब्लिश सबूत आ सके कि जी फला वकील के थ्रू मैंने ये खरीदी थी, अगर कल को कोई लिटिगेशन का मामला आए। तो अच्छा। इसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं लोग पहले से, मतलब किसी और पार्टी को बेच दी या उससे कुछ बयाना ले लिया और किसी और को बाद में बेच दी, तो दोनों इंटरेस्ट क्रिएट हो गए। जब प्रॉपर्टी का आदमी मालिक बनता है तो पता चलता है कि उसको एक लिटिगेशन फेस करनी है। वो आदमी मालिक बन जाता है प्रॉपर्टी का, तो उसको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी में तो किसी और पार्टी का भी इंटरेस्ट था और वो खड़ी हो जाती है कोर्ट में आकर के। तो हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे कि लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। एक और चीज आपको बताऊं, वो होती है बेनामी। बेनामी एक्ट ये है हाँ, कि किसी आदमी ने किसी और के नाम पे चीज खरीदी हुई है और मालिक जो है वो कोई और आदमी है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि कोई आदमी, जैसे कि बहुत से लोग जो कि फ्रॉडुलेंट एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं या करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी अफसरान हम्म। या बहुत से सियासतदान जो कि करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और नए और FIA वगैरह के रिजॉर्ट से होते हैं आजकल, सही। खास तौर पे ये एंटी करप्शन उनके पीछे लगी होती है। तो वो ये हम्म। करते हैं कि अपने नौकरों के, घर वालों के नाम पे, दूर के रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टीज दे देते हैं और मनी पार्क कर देते हैं वहां के ऊपर। और अगर उनमें से कोई आदमी माल बेच दे तो वो लोग खड़े हो जाते हैं कि जी तो असल में हमारी प्रॉपर्टी थी। उनका एग्रीमेंट होता है बेनामी का असल ओनर के साथ जो है, जो कि छुपा हुआ होता है। तो उस सूरत में जो बायर होता है बहुत बुरी तरह फंस जाता है जो है। तो ये तमाम इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर, जो कि लोगों को आमतौर पे मालूमात नहीं होती हैं। अच्छा, जबकि उसके बरक्स अगर हम स्टॉक मार्केट में आए तो वहां की ऊपर इंतहाई रेगुलेटेड निज़ाम है। एक तो कोई आदमी डायरेक्ट तो शेयर खरीद ही नहीं सकता, उसको अच्छा। किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ता है। हम्म। पहली चीज तो ये। और सही। ब्रोकर इंतहाई सख्ती के साथ रेगुलेटेड होते हैं SECP से, हम्म। उसके बाद खुद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। उनकी बड़ी सख्ती होती है, बड़ी कंप्लाइंसेस होती हैं। ये सब मुमकिन ही नहीं है, और शायद कोई एग्जांपल मुश्किल से मिलेगी पिछले 50-60 साल में कि स्टॉक के अंदर किसी ने कहा होगा जी मुझे एंग्लो के शेयर्स चाहिए और उसको किसी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर टिका दिए हों। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इंतहाई सख्ती के साथ रेगुलेशन हैं। और अगर कहीं जरा सी भी कोई बेईमानी होती है तो बहुत सी एजेंसियां, सरकारी इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि जो ब्रोकर या उसका कोई एम्प्लॉय अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको बड़े लंबे बुरे नताज भुगतने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसी हरकत नहीं करता। नहीं। फिर ये बहुत सोफिस्टिकेटेड फील्ड है स्टॉक मार्केट जो है, हम्म। इसके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं और सही। बहुत पढ़े लिखे भी काम करते हैं ज्यादातर जो है। ऐसा नहीं है कि हर दूसरा आदमी एक दुकान खोल के बैठ गया और हाँ। उससे कर दी। उसके लिए बाकायदा उनको परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंसिंग होती है, बहुत से रेगुलेशंस हैं जो कि स्टॉक ब्रोकर को फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके उनको परमिशन होती है कि वो सामान खरीद सके। इवन एडवाइस के लिए भी जरूरी होता है कि फाइनेंस SECP से फाइनेंशियल कंसल्टेंट का आप सर्टिफिकेट लें, तभी आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि कौन सा शेयर उसको लेना है, कौन सा नहीं लेना। नहीं ये नहीं। आम आदमी के लिए परमिशन है ही नहीं कि वो इस किस्म की बातें लोगों से करे बैठ करके सही। और इसका सिर्फ काम करे। इसलिए ये इंतहाई रेगुलेटेड फील्ड है, हम्म। इंतहाई सख्ती है इस पर, और इसमें बेईमानी या दो नंबरी के चांसेस बहुत ही मासूम है, मतलब हम समझ लें इक्वल टू 0 है। ऐसा ही है। ठीक है ना जी। हम्म। और अगर किसी को शेयर्स मॉर्गेज कराने हैं या कुछ भी करना है उसको जो है, तो वो भी छुप के नहीं हो सकता, बल्कि खुल्लम खुल्ला होता है। और वो मॉर्गेजिंग भी सिर्फ बैंक्स के अंदर होती है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होती है, तो उसके अंदर भी ब्रोकर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो कोई फ्रॉड इसमें होना मुमकिन नहीं है।
जो कि प्रॉपर्टी के अंदर ही तमाम चीजें नहीं है, क्योंकि ब्रोकर्स जो हैं प्रॉपर्टी के वो रेगुलेटेड नहीं है। कोई ओ इदारा ऐसा नहीं है जो कि उनको रेगुलेटेड करे और उनकी कंप्लाइंसेस को चेक करे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा जो है। तो इसकी वजह से इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है, हम्म और रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी के काम में निस्बतन स्टॉक मार्केट के जो है। ओके अब इसके अंदर प्रॉपर्टी काम में एक तो फ्रॉड का चांस बहुत होता है, हाँ डबल फाइल बनी होती डीएचए के अलावा। हद अक्सर जगहों पे डबल फाइलिंग का मसला आता है कि एक प्लॉट सोसाइटी ने 4 आदमी को अलॉट कर दिया, खासतौर पर केडीए की प्रॉपर्टीज में, सूरजानी टाउन में, और जो बहुत से इलाके हैं वहां पे ऐसे केसेस बहुत हैं नॉर्थ कराची में कि केडीए ने के लोगों ने जो एम्प्लॉइज हैं वहां के उन्होंने कई कई फाइलें बना दी और मुख्तलिफ लोगों को अलॉट हो गया। अब वो आपस में लड़ रहे हैं कि प्लॉट है किसका। इसी हाँ तरीके से फेक एजेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके से लोगों को बेईमानी करके प्लॉट टिका देते हैं, पैसे खा जाते हैं उनके जो हैं। अच्छा, बुकिंग के अंदर भी मसाइल हैं कि लोग पैसे ले लेते हैं और चीज हैंड ओवर नहीं करते। तो ये इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर कंपाउंडिंग नहीं है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने पैसा लगाया वो तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं है। अगर आज प्रॉपर्टी बेचना चाहें, एक आदमी ने 1 रुपए की प्रॉपर्टी दी और कल वो चाहता है कि बेच दे, जब तक के ग्राहक अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में वो नहीं बेच सकता। ग्राहक अगर अवेलेबल होगा तो बेच सकता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 1 रुपए की प्रॉपर्टी ली है तो मुझे 1 रुपए का ग्राहक ही मिल जाए कल सुबह, मुझे बेचने की हाँ जरूरत है तो। हो सकता नहीं है कोई आदमी 60 पैसे में दे, कोई कहे जी मैं 70 पैसे में ले रहा हूँ। अच्छा, ऐसे मौका पे ब्रोकर सबका फायदा उठाते हैं, वो और भी कम वैल्यूएशन कर देते हैं कि जी इस वक्त इतने में ही बिक सकता है, ओ और बीच में अपना टॉप लगा लेते हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इमीडिएटली प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर सके। तो सही इसलिए लिक्विडिटी का मसला बहुत बड़ा होता है जब मार्केट चल रही होती है, खसूसन जैसे एस्टेब्लिश मार्केट है, डीएचए है, इन इलाकों में जब मार्केट चल रही होती है उस वक्त तो सेलिंग हो जाती है, मगर जरूरी नहीं कि उतने ही पैसों पे हो। लेकिन ये कि आम जब मार्केट ठंडी होती है तो उस वक्त बिल्कुल सेलिंग नहीं हो पाती, इसलिए लिक्विडिटी का मसला बहुत बड़ा मसला होता है। एक और मसला होता है इसके अंदर, वो होता है पोस्ट बूम जब होता है, जो पीरियड जब आता है पोस्ट बूम पीरियड, यानी एक तो मसला कौन ऐसा सा है सर दोबारा रिपीट कीजिएगा पोस्ट बूम पीरियड, ओके पोस्ट ओके पोस्ट बूम पीरियड, हाँ यानी कि जब सही आई मार्केट गेट चल रही होती और उसके बाद मार्केट एकदम ठंडी हो जाती है ड्यू टू हाँ वेरियस रीजन। तो उस वक्त अगर किसी ने ज्यादा महंगे पैसों में प्लॉट उठा लिया, मिसाल मैंने एक प्लॉट 2 करोड़ रुपए ज्यादा में उठा लिया, हाँ अब हो गई ठंडी, अब मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो वो 2 करोड़ का तो नुकसान पड़ ही गया ना मेरे सर पे। बिल्कुल एक तो प्लॉट बिका नहीं, बिका बड़ी मुश्किल से बिका, तो बहुत सस्ते पैसों में बिका, और जो मैंने महंगा प्लॉट उठा लिया था वो तो मेरा नुकसान हो ही गया। सही तो एक बहुत बड़ा मसला होता है इसके अंदर जो है, जो कि स्टॉक के अंदर ये मसाइल नहीं है, हम्म क्योंकि स्टॉक जब चाहे आप बेच दें, जैसी मार्केट ऊपर गई आपने बेच दिया, अगर नहीं भी गई तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है आपको, जो अगर आपने अच्छे ब्लू चिप शेयर दिए हुए हैं तो डिविडेंड सही तो मिल ही रहा है, मिल नहीं रहा है जाता। सही ठीक है ना। सही तो है ये जनरल इसके अंदर इश्यूज हैं कि ब्रोकर्स के फ्रॉड, लिक्विडिटी ना होना, गलत वक्त पे प्लॉट उठा लेना, उसकी प्राइस फिर ऊपर ना जाना। तो ये सब चीजें बहुत अहम है बिल्कुल अच्छा, स्टॉक के अंदर ये है कि अगर हम पैसे लगाते हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। जैसे ही हम सही स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो वॉरेन बफेट कहता है और दूसरे भी कई अच्छे राइटर्स कहते हैं कि स्टॉक के अंदर अगर जब हम पैसे लगाते हैं तो एक्चुअली हम पार्टनर बनते हैं किसी अच्छी कंपनी के। बिल्कुल तो हम एक मिसाल के तौर पे मैं लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर हम फौजी फर्टिलाइजर खरीद का शेयर खरीदते हैं तो हम फौजी ग्रुप के पार्टनर बन गए। पार्टनर बन अब गए कितने मसाइल फौजी ग्रुप के साथ आएंगे वो मुझे नहीं फेस करने, वो फौजी ग्रुप फेस करेगा, उसके सही बोर्ड के लोग करेंगे, उनके एम्प्लॉयज करेंगे, वो कंपनी के जो चेयरमैन है वो करेंगे। सही अगर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस आते हैं तो उसको भी वो फेस करेंगे। स्टॉक होल्डर को कुछ तकलीफ नहीं है, यहाँ के ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर हर मसला ओनर को ही फेस करना है। हाँ मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है प्रॉपर्टी के सेल के ऊपर और परचेजिंग पे तो मार्केट एकदम नीचे चली जाती है। सही ठीक है, जब मार्केट नीचे जी चली जाती है तो जो सेलर है वो फंस जाता है कि उसको प्लॉट हाँ बेचना है। सही बात है लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है
वो एकदम टैक्स बढ़ा दे जो है, क्योंकि पूरी मार्केट को गवर्नमेंट को चलाना होता है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। हम्म तो इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा चलाना होता है। फिर फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट को चाहिए होता है, उसके लिए भी वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट चले ताकि फॉरेनर सही जो है इन्वेस्ट करें। अच्छा, एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा और है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज जिन कंपनीज में आप लगाते हैं उन कंपनीज का एक्सपेंशन होता है। उनका जब एक्सपेंशन होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है मुल्क के अंदर जो है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल नई बिल्कुल इंडस्ट्रीज लगती है, जितनी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, नए नए आईपीओ आते हैं मार्केट के अंदर जो है। सही है और नए नए आईपीओ जो आते हैं वो इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं, और वो सही फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करते हैं मार्केट के अंदर जो है। सही जितनी स्टॉक मार्केट अच्छी चलेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा स्टॉक्स के अंदर जो है, क्योंकि उनको फायदा होता है फॉरेनर्स को कि डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपये कम है, तो वो हम्म उतने डॉलर लगा के ज्यादा शेयर्स ले सकते हैं, और हाँ उसमें उनको अच्छा निकलता है। तो इस वजह से मार्केट जितनी ऊपर जाती है उतना ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है। ये बहुत सी इसमें रिसर्चेस हैं, और हम्म मुख्तलिफ औकात में जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर गई हैं तो एक जमाने में खासतौर पे 2002 से 2007 तक के दौरान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक में बहुत आया है जो है। तो सही इस तरीके से अभी भी जब मार्केट अच्छी चल रही थी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी था, और काफी फॉरेनर्स नए पैसे लगाए हुए थे यहाँ पे। अभी हम देख रहे हैं जैसे हाल बदल रही है, तो ये हम तवक्को कर रहे हैं कि दूसरी जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उनसे जो खलीज की रियासतें हैं उनसे जो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ सकता है, इस तरीके से और दूसरी कंट्रीज हैं उनका भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो इसलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट का बहुत फायदा है। अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। रिस्क तो हमने बता दिए आपको, अब हम आएंगे कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, हम्म मैंने एक स्टडी की कि अगर 1990 में हम्म डिफेंस की अच्छी पॉपुलेशन लोकेशंस पे, एवरेज लोकेशंस पे 1000 गज का प्लॉट 10 से 12 लाख रुपए मिल जाता था अच्छा 1990, जो कि आज तकरीबन 15 से 16 करोड़ रुपए का है। एवरेज लोकेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज लोकेशन। हम्म और अगर हम 1990 में ब्लू चिप्स के अंदर 10 लाख रुपए खर्च करते हाँ तो हम इस वक्त होते तकरीबन 35 से 37 करोड़ के प्रॉफिट में। 35 से 37 करोड़ का प्रॉफिट होता हमारा जो है। अगर 90 में हमने 10 लाख रुपए स्टॉक की ब्लू चिप्स अच्छी कंपनी में लगाए होते बना लिए तो होते इस हैं हाँ वक्त हमारा रिटर्न होता 35 से 37 लाख रुपए, 35 से 37 करोड़ रुपए तक। करोड़ हाँ कल, हाँ ठीक है ना, सही 35 से 37 करोड़ रुपए तक का होता। और यहाँ के ऊपर अगर प्रॉपर्टी में लगाए डिफेंस के एवरेज जगह के ऊपर 1000 गज का प्लॉट लिया तो वो है अपने 15 से 16 करोड़ रुपए। हाँ तो डबल का से ज्यादा का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी के अंदर हमें एवरेज जो पैसे मिलते हैं जाकर के वो 15% का रिटर्न आ रहा है जो है, ठीक है ना। सही जबकि स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो हमारा रिटर्न है तकरीबन 26-27% के करीब आ रहा है। नहीं सॉरी, मैंने गलत कह दिया, 30 से 35, नहीं सॉरी, एक सेकंड ठहरे, में 22 से 27% तक आ रहा है। सही 22 से 27% तक आ रहा है हमारा रिटर्न स्टॉक मार्केट में। अच्छा यानी एवरेज अगर हम तो करें तो 25% समझ लें कि 25% रिटर्न आ रहा है, तो कितना फर्क आ गया। बहुत जबकि फर्क उसमें रिस्क इतना है प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ और आम कंसेप्ट ये है कि प्रॉपर्टी नेवर फॉल्स। आम आदमी ये समझता है कि हम्म आम मिथ है, नेशनल मिथ है, वहां हर जगह बोला जाती है बात जो है कि हम्म प्रॉपर्टी नेवर फॉल्स। प्रॉपर्टी फॉल तो नहीं करती, ये बात दुरुस्त है किसी हद तक जो है, हाँ लेकिन इसमें रिस्क और नुकसान बहुत ज्यादा हो सकते बहुत हैं जो कि लोगों को होते हैं। और सैकड़ों हजारों केसेस कराची हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स के अंदर मुसलसल चलते रहते हैं इसी वजह से जो है, क्योंकि सही इसके अंदर फ्रॉड के चांसेस, मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा सही अच्छा, आजकल के अगर हम सरारियों में देखें कि हम्म डीएचए के अंदर क्या हो रहा है। हम्म डीएचए के अंदर आजकल बहुत बड़ी फ्रॉड कर रहे हैं ब्रोकर्स बैठ करके। अच्छा जी 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 जी, ये तो मेरे पास लोग आ रहे हैं, क्लाइंट्स भी हाँ हैं, लोग भी हैं,
जो वे मुझे बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। इन्होंने फेकली प्राइसेस अप कर दी हाँ। डीएचए के अंदर। और मजे की बात यह है कि ये ऑर्डर से मिलवाते नहीं है। अच्छा। मिसाल, एक आदमी अगर हाँ कोई चीज बेचना चाह रहा है हाँ तो हाँ उसको हाँ। कहते हैं कि जी मार्केट में बायर ही नहीं है, हम कहाँ से बेचें। और एक आदमी बायर ले आते हैं, हम्म। अपना ही बंदा है, जो कि 5-7 लाख का चेक देता है और कहता है कि मुझे 2 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा। अगला बंदा खुश हो जाता है, बेचने वाला, कि चलो हम्म। भाई बिक रहा है ये। सही। चेक लेके वो असल में ब्रोकर खुद ही खरीद रहा होता है, बहरा फंसा रहा होता है, वो प्लॉट फंसा देता है। फंसाने के बाद वो ढूंढता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ का टॉप लगा के किसी सेलर को बेच दे। अब जो दूसरा बंदा खरीदार आता है, उसको कहता है मुझे ओनर से मिलाओ, तो ओनर से मिलवाता नहीं है और कहता है जी अच्छा। इतने पैसे मैं अपनी रसीद दे रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात बताऊं, कानूनी तौर पर किसी ब्रोकर की रसीद की कोई वैल्यू नहीं है, ओ अच्छा। क्योंकि वैल्यू सिर्फ उस आदमी की होती है। हम्म ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्लियर कट कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा हम्म। उस वो फ्री कंसेंट होगा, विदाउट एनी कॉर्जन होगा, ओके। फ्री विल के साथ होगा दोनों पार्टियों के दरमियान, और विटनेसेस होंगी दो जो है, यानी सेलर और बायर को सामने बैठना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम्म और विटनेसेस को भी महसूस होना चाहिए। और इनके दरमियान जो भी बातें तय होंगी, विटनेस उसके गवाह होंगे, वहां सिग्नेचर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है कि हम्म हम गवाह हैं, हमारे सामने ही बातें तय हुई हैं, किसी ने हम्म। किसी पे कोई दबाव नहीं डाला, फ्री विल है, वॉलंटरीली ये काम हो रहा है। तो जनाब अली कानून की पाबंदी होगी, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। डीएचए के अंदर जो है सेलर ब्रोकर जो है अपनी रसीद दे देता है, तो ये तो एक हाँ, रसीद ही बेकार होती है। जिसकी कोई और ऑथेंटिसिटी नहीं होती। उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो प्लॉट उसके नाम पे ही नहीं है। जब तक कि हाँ। ओनर रसीद ना दे, आपके सही। सामने सिग्नेचर ना कर, आपको कैसे पता चलेगा कि ओनर ने सिग्नेचर किए कि नहीं किए। जाली सिग्नेचर कोई भी बना दे किसी के, ओनर कहेगा जी मैंने भेजा ही नहीं था, मुझे क्या पता किसने किया है। अब सही। ये एक फ्रॉड की बुनियाद है ये जो है। तो ये इस किस्म फिर ये जाली यूट्यूब पे चला देते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब देखी, खुद हम्म देखी मैंने, कि जी हम्म। उन्होंने कह दिया कि जी फेज 7 एक्सटेंशन के अंदर रेगुलराइजेशन हो रहा है, रिलीज हो रही है। सही। तो हमारे कई जानकार क्लाइंट्स ने आके बताया मुझे कि जी हमने डीएचए मालूम किया तो ऐसी कोई बात हमारी नॉलेज में नहीं आई। अब ये एक फेक न्यूज चला के उन्होंने प्राइसें खुद ही कोट कर देंगे, इतनी प्राइस बढ़ गई है फेज 7 एक्सटेंशन में। सही इस तरह सही। फेज 8 के लिए करते हैं कि जी हाँ फेज 8 के अंदर सारा मैक्लो रोड जो है और कराची का कैपिटल जो है, बिजनेस कैपिटल जो है, वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है फेज 8 के अंदर। ये एक न्यूज चला रहे हैं बैठे हुए व्हाट्सएप पे, इधर उधर ग्रुप्स के हाँ। अंदर, जबकि ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है सामने अब तक जो है अच्छा। कि मैक्लो रोड से सारे दफातर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इनको कोई ये वही आती है क्या? अब ये इस किस्म की जो ये हरकतें करते हैं, इस किस्म की जो ये हरकतें करते हैं, इससे हम्म। सिवाय इसके कि पब्लिक को नुकसान होता है और इसका सही। कोई रिजल्ट नहीं है। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई हरकत नहीं हो सकती, नहीं। नामुमकिन है कर सके, क्योंकि इवन जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उन पर भी पाबंदी होती है कि वो कोई गलत बयानी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कोई हाँ। गलत बयानी नहीं कर सकते किसी भी क्लाइंट के साथ जो है। तो इसलिए इस चीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सही। तो ये सही। खास तौर पे मैंने बताया। अब इसके अंदर चाहिए डीएचए वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और सरकारी इदारों के लिए भी कि वो इस बात की तहकीकात करें कि ये करें बिल्कुल। जो पिछले चल रहे हैं इनको कैसे रोका जा सकता है। और खास तौर पे ब्रोकर्स को लिए डीएचए को चाहिए कि वो अपने बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हम्म। हर आदमी ये काम नहीं कर सकता सिवाय उन लोगों के जो कि पढ़े लिखे हों, क्वालिफिकेशन हो उनकी, कानून जानते हों, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करें, बाकायदा कंप्लाइंसेस डीएचए में जमा कराएं, और हाँ ओनर्स की मीटिंग कराएं बायर्स के साथ जो है। जब तक कि ये तरीके नहीं होंगे उस वक्त तक फ्रॉडों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है जो बहुत है। मुश्किल है। सही। नहीं बिल्कुल आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है सर वो रेस किया बिल्कुल। क्योंकि एक फेक हाइप क्रिएट की जाती है रियल एस्टेट की तरफ से। जी और जो है जो हमारे यहाँ की जो इन्वेस्टर्स हैं देवर कंफ्यूज के जो है अच्छा अगर वक्ती तौर पे मार्केट और डाउन है तो हम स्विच कर जाएं। मैं एक चीज और आपको ऐड कर दूं, एक जी और जी। नया खेल चल रहा है। हम्म। वो ये है कि ये मंगाते हैं लोगों से बैंक के जी हमको व्हाट्सएप के ऊपर आप चेक भेज दें, अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। आपने चेक भेज दिया, अकाउंट नंबर उनका पहुंच गया। सही अब है। वो बैंक के साथ जाके फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब पैसे निकलवा लें, या लोगों की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को चेक करें कितनी किसके पास इन्वेस्टमेंट है।
और ये एक पूरे पूरे बड़े बड़े गैंग्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर जो है। अच्छा। हाँ जी। और बहुत जरूरत इस बात की है कि ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटी हो रही है, और इदारों को चाहिए कि इसको चेक करें, खासतौर पर फीका को चाहिए कि वो देखे कि ये इस तरह के मैसेजेस कैसे चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ये फेक न्यूज़, फेक फिक्टिशियस कहानियां लोगों को हम्म। डालना, उनके अकाउंट चेक करना। वैसे भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान पेनल कोड और सीआरपीसी के तहत ये हम्म। सेक्शन 420, 419, 468, 471, 406, 409, 506, 109 के तहत ट्रायलेबल हैं। इनका ट्रायल होना चाहिए बाकायदा लोगों का जो ये काम कर रहे हैं। इसके बिल्कुल। अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी ये फंसते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि हम्म। जो फ्रॉडुलेंट लोगों ने पैसे जमा किए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की हुई हैं, हाँ। उन पैसों को मुख्तलिफ प्लॉट खरीदवा करके ये ब्रोकर्स मुख्तलिफ लोगों के नामों के ऊपर उस पर लेयरिंग करते हैं कि ये जी फला आदमी के नाम पे नाम गायब कर देते हैं लोगों के जो हैं, और इस तरह फिक्टिशियसली प्लॉट आगे सेल करा देते हैं। तो इस तरह की तमाम हरकतों को गवर्नमेंट की इदारों को चाहिए कि चेक करें कि ये किस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं नहायत खामोशी के साथ जो है, और इनकी वजह सख्ती करें जो है। बिल्कुल तो ये मैंने कहा कि हम्म। लोगों की नॉलेज के लिए चीजें मालूम हो जाए। बिल्कुल सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज को रेस किया और बाकी इदारों का काम है कि जो है इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। और यहाँ पर हम फिर वही बात करते हैं कि जो है जो जिन चीज़ों की रेगुलेशन बनी हुई है उन एवेन्यूज़ में आप जो है रहें। और जैसे कि सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी 10-15 लाख की, तो वो अभी 15-16 करोड़ की है, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक मार्केट में होती तो वो कोई 22% ऊपर होती। तो ये चीज़ है, ये सारी स्टडी है और बहुत जो है ज़बरदस्त। सर आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर की। और जो है कोई फ्रॉड का कोई इसमें जो है चांस नहीं होता, क्योंकि अक्सर यहाँ पर मैं ये एक बात, क्योंकि टाइम भी अब हमारा ख़त्म हो रहा है, मैं ये ज़रूर कोट करूँगी कि अक्सर लोग जो है ये कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट, ओहो ये तो सट्टा बाजार है, ओहो यहाँ तो पैसे डूब जाते हैं। तो यहाँ पे कोई पैसे नहीं डूबते हैं अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो है अगर आप कर रहे हैं। वो ऑल दो कि अगर आपने किसी को अपने पैसे पकड़ा दिए तो वो तो फिर कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक पूरा एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, आप उसको फॉलो करें, अकाउंट ओपन करवाएं और जो है फिर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पूरी गाइडलाइन यहाँ पर दी जा रही होती है, हमारे प्लेटफॉर्म से भी दी जा रही होती है। बट ये जो रियल एस्टेट है यहाँ पर आज भी जो है चीज़ें बड़ी वो कहते हैं ना कि अभी तक क्लियर नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है जो इन चीज़ों को जो है लुक आफ्टर कर सकें। तो यहाँ पर अपनी जाहिर सी बात है, आपके अपने कीमती पैसे हैं, उनको इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर सोचें कि अगर आप कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, क्या यहाँ पर आपके जो है जो हार्ड अर्न मनी है इन्वेस्ट करना आपके पैसों के लिए सेफ है कि नहीं है, ये चीज़ें ज़रूर देखें। और थैंक यू वंस अगेन सर डॉक्टर मुबशिर मैं रजा एक बात साहब। ऐड कर दूं नादिया, जी एक जी बात प्लीज आपकी बात प्लीज। से और ऐड कर रहा हूँ जी जी कि प्लीज। सट्टा बाजार उनके लिए है जो कि रोज उठा के बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके हाँ। लिए बिल्कुल सट्टा बाजार नहीं है ये, क्योंकि जो ब्लू चिप्स कंपनीज हैं उनके शेयर ऊपर जाते ही जाते हैं, वक्ती तौर पर नीचे आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऊपर जाएंगे और आपको रिटर्न भी देंगे, बोनस शेयर भी देंगे। मिसाल सही। के तौर पे अगर हम देखें तो हाँ डॉल ने कितना कितना बोनस शेयर दिया पिछले सालों के अंदर, जो है बेतहाशा दिया। हाँ। एफएफसी कितना ऊपर गया, 50 रुपए का शेयर था 2002 में, आज 550 का बैठा हुआ है। बिल्कुल तो सही है। ये तो ऊपर जाता ही जाता है, मार्केट नीचे आती फिर ऊपर जाती है, ये कोई ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सट्टा बाजार नहीं है लोगों के लिए। सही। बिल्कुल ठीक है बेटा, थैंक यू। बिल्कुल ये मार्केट की खूबसूरती है। थैंक यू सो मच सर मुबशिर रजा, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।